Good morning, everyone. Continuing our previous topic, that is developments leading to Bohr's model. We have done that Rutherford explained the concept about the location of subatomic particles in the atom. लेकिन उसके मॉडल का क्या ड्रॉबैक था कि उसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। अब और कोशिश की गई कि किस तरह से एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की जाए। In those attempts, some new things they come into existence, new developments they come into existence. Those developments were dual nature of electromagnetic radiations and atomic spectra. We have started discussing dual nature of electromagnetic radiations, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जो भी रेडिएशंस होती हैं उनका वेव लाइक नेचर भी होता है और पार्टिकल लाइक नेचर भी होता है। वेव लाइक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो थ्योरी की उसमें हमने क्या किया कि जितनी भी रेडिएशंस होती हैं दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद देम। ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विद देम दे ऑल आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्योंकि वो सभी वेव्स की फॉर्म में होती हैं तो इसका मतलब उन सब की वेव लेंथ भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। अगर हम उन्हीं रेडिएशंस को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें जो ऑर्डर मिलता है, जो अरेंजमेंट मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो। Now these are all the radiations: cosmic rays, gamma rays, X rays, UV rays, visible rays, infrared rays, microwaves and radio waves. We have written it in the form of increasing wavelength and decreasing frequency. यहाँ से यहाँ जाते हुए wavelength increase हो रही है और frequency decrease हो रही है. If this is the arrangement of the radiations in the order of increasing wavelength and decreasing frequency, then it is termed as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस वेव नेचर के बेसिस पर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, दीज आर द टू फिनोमिनन्स which were explained properly. No need to go into much detail for diffraction and interference because these concepts you will study in your higher classes. लेकिन यहाँ तक सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वेव थ्योरी इन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकती थी प्रॉपरली, बट वेव थ्योरी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. For the explanation of this, the next was Planck's quantum theory given by Max Planck. According to his theory, energy is emitted or absorbed in the form of small packets called quanta. जैसे वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया कि जब भी एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो वेव्स की फॉर्म में होती है, इधर एमिटेड और एब्जॉर्ब. इसी तरह इस थ्योरी में क्या कहा गया कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स एंड दोज पैकेट्स वर टर्म्ड एज क्वांटा. अगर हम लाइट के केस में बात करें तो वही एन स्मॉल पैकेट्स को हम क्या कह देते हैं? फोटोन्स. द नेक्स्ट पॉइंट वाज कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, हर एक पैकेट की जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? उस एनर्जी की, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी उस क्वांटम की ज्यादा होगी, उस पैकेट में एनर्जी भी ज्यादा होगी. इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करें तो देन E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट whose value is 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड. और टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी एमिट हो रही है, दैट विल बी द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस होल क्वांटम. एक क्वांटम एच न्यू के बराबर, कितने क्वांटम एब्जॉर्ब हुए या कितने एमिट हुए, दैट विल बी द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड. अब इस पार्टिकल नेचर के बेसिस पर ये दो फिनोमेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे एक्सप्लेन हुआ. अब इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी क्या है? आइडियल ब्लैक बॉडी इज द वन which emit and absorb the radiations of all frequencies. अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम आयरन रॉड का एग्जांपल लें और उसे हीट करना स्टार्ट कर दें, जब हम उसे हीट करेंगे तो उसका कलर पहले डल रेड होगा,
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कलर और ज्यादा रेड होता जाएगा, ब्राइट रेड होता जाएगा, देन इट चेंजेस टू येलो एंड देन इट चेंजेस टू ब्लू। अगर हम वेव थ्योरी के कंसेप्ट पर इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते तो होना ये चाहिए था कि एक ही कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहती, उसी वही कलर डल से ब्राइट होते रहना चाहिए था, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए था। बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे जैसे हम एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, दिस वे द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, बट गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। एंड सी हेयर, जब हमने गर्म करना शुरू किया तो वो रेड थी, फिर वो ब्राइट रेड हुई, फिर वो येलो हुई, फिर वो अल्टीमेटली ब्लू कलर की हो गई। सो यहां से क्या एक्सप्लेन हुआ कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, और जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज होता गया। सो इन दिस वे द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट वाज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. The second is photoelectric effect. What photoelectric effect is? It is the ejection of electrons from the surface of metal under the effect of striking photon. मेटल के सरफेस में एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशंस मिलेंगी तो वो अपना पाथ छोड़कर इट विल गेट इजेक्टेड आउट, वो अपने रास्ते को छोड़कर वहां से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कि जैसे डिस्चार्ज ट्यूब लिया था वैसे एक ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दी गई। यहाँ हमने उस एक मेटल की कोटिंग कर दी इस इलेक्ट्रोड पे, जिसे कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जब इसके ऊपर एनर्जी लाइट ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी व्हेन इट फॉल्स ऑन इट, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट हुए और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू हो गए। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट मिला कि जैसे ही लाइट मेटल सरफेस को स्ट्राइक करती है वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे कब? सेकेंड पॉइंट इज, जब उन फोटॉन्स में, उन एनर्जी पैकेट्स में कम से कम कुछ इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ इतनी एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमें किसी को कहीं किसी जगह से खींचना है, किसी को अपनी जगह से ड्रैग करना है, तो जितनी उसमें अपनी एनर्जी है अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तभी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो अपनी जगह पर ही स्टेबल रहेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने पाथ में घूमता रहेगा, कब तक? जब तक उसे उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी उसकी अपनी एनर्जी से ज्यादा होगी। जब उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो अपना पाथ छोड़कर उस एटम से दूर चला जाएगा, उससे बाहर निकल जाएगा। तो उस एनर्जी को, जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तब होगा जब कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस मिलेंगी। The next point is kinetic energy of emitted electrons is directly proportional to the frequency. जब हम इलेक्ट्रॉन्स को उनकी अपनी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देंगे तो कुछ एनर्जी तो उसे बाहर निकालने में यूज हो जाएगी, बाकी की एनर्जी से वो मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें एनर्जी है और वो मूव करेगा। और हर चलती हुई चीज में जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो हमने जितनी एनर्जी प्रोवाइड की, जितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन प्रोवाइड की, उसके अकॉर्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गई और बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चलाने में यूज हो गई। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया? E is equal to E naught plus kinetic energy. E तो हम total energy we are providing. E naught is the energy which is required for the ejection of electrons, and kinetic energy is the energy which is required for the movement of that electron. Now we know that E is equal to h nu, so here E is equal to h nu. E naught is equal to h nu naught because h is the constant value, and kinetic energy, as we know that it is half mv square. So finally h nu is equal to h nu naught plus half mv square, where this is the kinetic energy and this is the
particular and minimum energy which is required for the ejection of electrons. Now next we will discuss about the some of the numericals related to this expression. Thank you.